नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऑफिशियल ये पेपर है आपका और ये आपका जनवरी फरवरी 2023 का ही लेटेस्ट पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आपके सीडीपी के सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में किया था, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे, पॉज करके उसको खुद सॉल्व करोगे और उसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी अगर आप वो सुनोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में आप क्या करोगे कि जितने आपके नंबर आए हैं उतने आप मुझे कमेंट करके बताओगे। या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत कोशिशें कर लिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर कर पाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा है। द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इसकी फिलोसफी क्या होती है, एक तरीके से क्या करता है, ये मेन आइडिया क्या होता है ये इसका। तो जो जितनी भी एक्सक्लूजन की प्रैक्टिसेस होती हैं, पहली बात ये उसको प्रमोट नहीं करता है बल्कि उसको चैलेंज करता है। जब हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम कुछ बच्चों को अलग कर रहे हैं बाकी बच्चों से और उनको अलग से यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है तो इसके अंदर ये पढ़ा होगा कि बच्चे की चाहे कैसी एबिलिटी हो, किसी भी तरीके की समस्या उसको हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि विभिन्न विभिन्न बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर उनकी जरूरतों के हिसाब से पढ़ाया जा सके, उन्हें नॉलेज दी जा सके। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है हर एक प्रकार के बच्चे को क्लासरूम के अंदर इन करना। इंक्लूसिव यानी एक ही क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार, ना कि उनको अलग अलग कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अभी ऑप्शन में बोला है is based on the premise of having segregated schools for learners based on their abilities। बी ऑप्शन में ये बोला है कि जो उनकी क्षमताएं हैं उनके अनुसार उनके ग्रुप बना देना और उनको अलग से शिक्षा प्रोवाइड करना। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने देख लिया इंक्लूसिव के अंदर हम अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक ही साथ यहाँ पे नॉलेज देने वाले हैं। सी में बोला है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों तक सीमित होता है जो क्या है, विजुअली चैलेंज्ड है और हियरिंग इम्पेयर्ड है। यानी जिन बच्चों को देखने और सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है उन्हीं बच्चों तक सीमित होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये गलत है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आप है ना जितने ऑप्शन होते हैं पहले कोशिश ये करा करो कि जो आपके ऑप्शन है उनको आप रिमूव कर सको। जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है हमारे करेक्ट आंसर की और साथ में हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है चैलेंजेस ऑल एक्सक्लूशनरी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो ये कहते हैं कि बच्चों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग ग्रुप में विभाजित करके यहाँ पे नॉलेज देनी होती है। उसको चैलेंज करते हुए क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका सही होगा। तो आगे चलते हैं। अब 17th क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे मिलने वाले हैं, ऐसी क्लासरूम को हम हेट्रोजेनस बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम विच हैज स्टूडेंट ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी। यानी एक ऐसा कक्षा है, ये ऐसा क्लासरूम है जिसके अंदर बच्चों की जो एबिलिटी है वो मिक्स्ड है, यानी अलग अलग प्रकार की उनके अंदर क्षमताएं हैं। तो ऐसे में जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, क्या यूज द सेम टीचिंग लर्निंग मेथड फॉर ऑल, क्या सभी विद्यार्थियों के लिए एक यानी सिर्फ यूनिफॉर्म टीचिंग यानी सेम टीचिंग लर्निंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों की एबिलिटी अलग है तो एक ही प्रकार से उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। किसी बच्चे को बोलकर ज्यादा अच्छी समझ आएगा, किसी को लिख कर आएगा, किसी को देख कर आएगा। तो सबकी क्षमताओं के अनुसार हमें उनको पढ़ाना पड़ेगा। या हमें टीचर सेंटर टीचिंग करनी, कभी भी टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड हमें नहीं रखनी होती बल्कि स्टूडेंट सेंटर रखनी होती है, ताकि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उन चीजों को सीख सकें। सी ऑप्शन गलत हो गया। और लास्ट वाले में बोला एग्जाम डायरेक्टेड टीचिंग करवानी, यानी एग्जाम के अनुसार पढ़ाने के बच्चों के नंबर अच्छे आ जाए, उनको समझ में आए या ना आए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन बी है जिसमें बोला है कि हमें डाइवर्स टीचिंग लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी विभिन्न विभिन्न यहाँ पे हमें तरीके से बच्चों को पढ़ाना है ताकि मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे भी सीख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे 18th क्वेश्चन देखो भाई, Which of the following are effective adaptations for student with attention deficient hyperactivity disorder?
मान लो किसी बच्चे को अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए क्या एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे तरीका रहेगा कि उसे भी हम सिखा सकें। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में ये होता है, जो बच्चा होता है जब उसे हम लगातार कोई चीज करवा रहे होते हैं तो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, यानी वो उसी जो भी उसका काम है उसके प्रति ज्यादा अटेंटिवली, ज्यादा अटेंशन से नहीं कर पाता उस काम को। तो ऐसे बच्चे को सिखाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? क्या बच्चे को अलाउ करना चाहिए कि वो थोड़ी देर खड़ा होके भी काम कर सके, या फिर टीचर ने जो टास्क दिया है उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर बांटकर उसको काम देना चाहिए, या फिर टीचर को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर देना चाहिए टाइम लिमिट की, इतने में ही, इतनी टाइम लिमिट में तुम्हें अपना क्लास वर्क खत्म करना है। तो अगर बच्चे के सामने तुम एक टाइम लिमिट डाल दोगे तो बच्चा प्रेशर में भी आ जाएगा और वो ऐसे ही बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगेगा और अटेंशन वो वैसे ही नहीं देगा। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फर्स्ट सही है क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे को खड़े होके भी काम करने की यहाँ पे परमिशन दे रही है, तो उसका मान लो बैठे बैठे उसका अटेंशन जो स्पैन है वो थोड़ा कम हो गया, तो वो अगर खड़ा होके काम करेगा वो वापस उस काम को अटेंटिवली कर पाएगा। और सेकंड में अगर हम एक ही काम को छोटे छोटे हिस्सों में करके देंगे, बांट के देंगे, तो बच्चे की जो अटेंशन है वो भी टुकड़ों में बट जाएगी। मान लो 10 मिनट उसने एक छोटा टास्क किया, फिर थोड़ा सा वो गैप के बाद दूसरा टास्क स्टार्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से उस चीज को कर पाएगा। फोर्थ में बोला है कि टीचर को एक टास्क एक समय पे देना है, यानी एक ही साथ बहुत सारे टास्क नहीं देने, तो इससे भी बच्चे को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो 18th क्वेश्चन के सही करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो कौन सी ऑप्शन में है, ये हमें दे रखे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जो हमारा है 19th क्वेश्चन। इसमें बोला है Which of the following is a correctly matched pair of children and identifying characteristics? यानी इनमें से कौन सा एक सही मैच पेयर बनाया है जिसमें बच्चों के बारे में बताया है और उस तरीके के बच्चे की कैसी कैरेक्टरिस्टिक, कैसी विशेषता होती है वो दे रखा है, तो बताना है कौन सी सही है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन में बोला है जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा वो रिजिडिटी रखेगा अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी क्रिएटिव बच्चा क्या करेगा, बहुत कठोरता रखेगा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्रिएटिव बच्चा तो खुद के ओरिजिनल आइडियाज देता, वो डाइवर्स तरीके से चीजों को सोल्व करने की कोशिश करता है। बी में हमें बोला है ऑटिज्म, रेपिटिव मोटर मूवमेंट्स, और सी में बोला है स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरी पुअर मेमोरी। जरूरी नहीं है जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है उसकी मेमोरी बहुत पुअर हो, ये बिल्कुल गलत है। और डी में बोला है स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, जिसे दिखाई कम देता है, क्या वो सुनने में प्रॉब्लम आएगी, उसको बहुत मुश्किल से सुनाई देगा, तो ये गलत है। सही ऑप्शन इसका बी है जो है ऑटिज्म, जिसके अंदर हमारी कौन सी स्किल्स आती है, देखो हमारे पास है LSRW। जब हम बात करते हैं लिसनिंग की और जब हम बात करते हैं यहाँ पे रीडिंग की, तो हम ज्यादातर चीजों को रिसीव कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं और साथ में रिसेप्टिव मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑटिज्म हमारा किससे हम यहाँ पे रिलेट करेंगे, लिसनिंग से। तो ये क्या है, रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट है, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 20 क्वेश्चन आता है। इसमें देखो क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ टीचर प्रमोट क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, यानी इनमें से कौन से तरीके से जो टीचर, अध्यापक है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यहाँ पे लेके आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है बाय आस्किंग क्वेश्चंस दैट आर डाइवर्जेंट इन नेचर। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जिसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। अगर टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे भी बहुत अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने ओरिजिनल आइडियाज भी सोचने लगेंगे। तो इस वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी तो बिल्कुल यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। बी में बोला है बाय बीइंग सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल टू स्टूडेंट अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज। अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज का मतलब होता है कि जो आम चीजें होती है उनसे कुछ हटकर, यानी कुछ नया, कुछ अलग। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बोला है कि अगर कोई बच्चा एक ऐसा आंसर दे रहा है जो बाकियों से अलग है, विभिन्न है, कुछ अच्छा है, या फिर हो सकता है वो सही ना हो लेकिन अलग हो, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज के प्रति टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल हम ऐसे समझ सकते हैं
कि मान लो किसी बच्चे ने कुछ गलत आंसर दिया है तो आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। यानी आप ऐसे आंसर्स भी एक्सेप्ट कर सको जो आपके आंसर से अलग है। और कोई बच्चा गलत अगर आंसर दे रहा है तो आपकी टीचिंग में, आपके यहाँ पे पढ़ाने के तरीके में कैसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप घुमा फिरा के उस बच्चे को खुद ही करेक्ट आंसर की ओर ले जाओ। बाद में वो खुद भी रियलाइज कर सके कि हाँ भाई, मैं जो यहाँ पे गलत था ये इस तरीके से सही होगा। तो ऐसे जो आंसर्स, ऐसे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके प्रति टीचर को सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सही है। और हमें बोला है थर्ड में, इंकरेजिंग सिंगल राइट आंसर। अगर टीचर बोलेगा एक ही सही उत्तर है भाई, फिर तो सब वही देंगे, कोई क्रिएटिविटी तो हुई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और फोर्थ में बोला है रिजिड डायरेक्शन टू फॉलो, यानी आपने एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दी है कि एक कठोरता यहाँ पे आपने अपनी टीचिंग में लाई कि सबको इसी तरीके से सोचना है, तो यही करना है। ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तभी क्रिएटिव होंगे जब उन्हें आप थोड़ा फ्री छोड़ोगे, ठीक है। तभी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग अपनी ओरिजिनल आइडियाज, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, और ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। जो 20 क्वेश्चन है उसका आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 21 में बोला है फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव द कंटेंट। अगर आपको जो आप बच्चों को सिखा रहे हो उस चीज को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, एक असरदार बनाने के लिए, एक असरदार लर्निंग करने के लिए जो कंटेंट होता है वो किस तरीके का होना चाहिए और उसको किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ उसको लेक्चर मेथड से करना चाहिए? तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे, रोट मेमोराइजेशन करने लग जाएंगे। शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये सही है भाई, क्योंकि अगर हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीजों को जोड़कर करेंगे तभी हमको इंटरेस्ट आएगा, तभी हम उन चीजों को करने की सोचेंगे। और या फिर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डिस्कनेक्टेड चंक से सिखा देना चाहिए। मान लो एक लाइन सिखा दी नाउन की, अगली लाइन हम पहुंच गए प्रीपोजिशंस पे, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और ही सिखा रहे हैं, तो ये चीजें बच्चे नहीं कर पाएंगे। मतलब हम जो चीज किसी से रिलेटेड ही नहीं है, जो हमसे, हमारी लाइफ से भी रिलेटेड नहीं है, हमसे भी रिलेटेड नहीं है, टॉपिक खुद से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज कोई नहीं पढ़ना पसंद करेगा। ये बिल्कुल ही गलत है। और डी ऑप्शन में बोला है कि बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से कंटेंट यहाँ पे पेश किया जाना चाहिए, और जो कंटेंट ऐसा होना चाहिए बच्चों का जो दिमाग का स्तर होता है, लेवल होता है, उससे बहुत हाई हो। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर हमें भी कोई चीज ऐसी दे देना जो हमें नहीं आता, हम कुछ टाइम बाद उसको करेंगे ही नहीं, बहुत बोर भी हो जाएंगे और साथ में हम डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। ऐसी चीजें बच्चों को नहीं देनी है। धीरे धीरे हमें चीजों को क्या करना है, धीरे धीरे हमें चीजों को सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाना है, ताकि बच्चे स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें, कनेक्टेड वे में करें। तो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की, जो बच्चों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनसे कनेक्ट करके हमें कंटेंट को बनाना भी है और डिलीवर भी करना है, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे असर्शन रीजन का है, यानी आपको दो यहाँ पे स्टेटमेंट दी होती है, एक को हम बोलते हैं असर्शन और दूसरे को बोलते हैं रीजन। तो असर्शन के अंदर एक स्टेटमेंट होगी और जो रीजन होगा वो आपको बताना है उस स्टेटमेंट के लिए सही है या गलत है, और वो स्टेटमेंट भी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन में हमें क्या बोल रखा है, टीचर मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस एंड नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू परस्यू इन्वेस्टिगेशन। कि जो अध्यापक होता है उसको, जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा मोटिवेट करना चाहिए और उनको अलाउ करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो आवाज है, यानी अपनी आवाज बताएं, यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको बोलें, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है उस चीज को पूछें, और जो उनकी क्यूरियोसिटी है चीजों को करने की, बार बार क्वेश्चन पूछने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, उसको अभी बढ़ावा करे। यानी बच्चों को कहीं ना कहीं फ्री छोड़े, ताकि बच्चे खुद भी लर्न कर सके, उनकी कोई क्यूरियोसिटी है उसको शांत कर सके, सेटिस्फाई कर सके, क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो हमें बिल्कुल सही लग रही है, तो असर्शन तो हमारा ट्रू है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, क्या रीजन सही है, और सही है तो क्या इसके लिए सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोल रखा है जो बच्चे लर्निंग करेंगे, जो टीचर है बच्चों को लर्न करवाएगा, लर्निंग करवाएगा, उसमें क्या होना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन भी पूछें और वो उनकी सेटिस्फाई भी कर सके, जो आंसर टीचर देगा वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सके, बच्चे अपनी वॉइसेस को नर्चर कर सके। तो ये चीजें बिल्कुल लर्निंग के लिए सही होती है, क्योंकि जो बच्चे जब तक चीज को समझेंगे नहीं, जब तक वो रोट मेमोराइजेशन करेंगे, और वो बिल्कुल गलत है। और यही रीजन में बोल रखा है जो लर्निंग होती है, जो बच्चे लर्निंग करेंगे, वो एक एक्ट होता है मीनिंग मेकिंग का, यानी जो चीज बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस चीज का मतलब भी उनको समझ में आना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो बुक के अंदर जो टेक्सचुअल नॉलेज है उसको रिप्रोड्यूस कर सके, यानी जैसी है वैसी ही कर सके। तो ये क्या हो गया, आपका रोट मेमोराइजेशन हो गया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करवाना है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है कि जो
बच्चों को लर्निंग करवानी, वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है, चीजों को समझ आना है उन्हें, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए भी सही है और हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों ट्रू भी हैं, और जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे असर्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव टीचर, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है खुद निर्माण करना। तो एक ऐसा अध्यापक क्या करता है, क्या वो एग्जाम्पल भी देता है और सीधा बिना एग्जाम्पल दिए भी पढ़ाता है, या वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही देता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो लेक्चर देता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाता है ताकि कॉन्सेप्ट बच्चे समझ सकें, या वैसे टीचर को ना ही एग्जाम्पल देने चाहिए और ना ही बच्चों को सीधा पढ़ाना चाहिए। तो आपके अनुसार क्या इसका सही है, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और बाकी आप देख भी सकते हो, अगर टीचर सिर्फ एग्जाम्पल देगा तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ समझाएगा तो बिना एग्जाम्पल के रिलेट नहीं कर पाएंगे, और दोनों ही नहीं देगा तो भाई पढ़ाएगा क्या, बच्चे पढ़ेंगे क्या। तो इसका ए ऑप्शन ऐसे भी जनरल नॉलेज से आप कॉमन सेंस से कर सकते थे आपका। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव टीचर क्या होगा, बोथ एग्जाम्पल्स भी देगा और डायरेक्टली नॉन एग्जाम्पल के जरिए भी बच्चों को समझाएगा, ठीक है। तो 23 का हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। अब 24 देखते हैं। डैश मोटिवेट द लर्नर्स टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड वर्क हार्डर। इनमें से कौन सी वो क्वालिटीज, कौन सी वो चीजें होती हैं जिनके जरिए बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं अपने ऊपर यकीन करने के लिए और आगे भी और अच्छे से मेहनत करके काम को करने के लिए। क्या शेम और होपलेसनेस, अगर बच्चे को शर्म आएगी और वो होपलेसनेस है, यानी वो ऐसी स्थिति में है जहां पे उसे किसी से कोई आशा नहीं है, यानी कि वो क्या है, आशा विहीन है, किसी से उसको आशा नहीं है, कोई ऐसा फील नहीं कर रहा कि कोई उसकी मदद कर सकता है, तो ऐसे में तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा, तो ये तो गलत है। फियर और एंजाइटी है, बच्चे को डर लग रहा है, बार बार परेशान है बच्चा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इससे वो मोटिवेट थोड़ी हो रहा है। और अगर वो फिक्स्ड और इनकंट्रोलेबल है, यानी वो क्या कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं और अब मैं इनकंट्रोलेबल हूं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही मैं खुद अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा, तो मैं कैसे आगे मेहनत करूंगा, ये गलत है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा अपने आप को देखेगा इंक्रीमेंटल, यानी मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कंट्रोलेबल हूं, मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, मैं उस चीज को कंट्रोल कर पाऊंगा, कोई चीज गलत होगी मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आई एम कंट्रोलेबल, यानी मैं यानी कि मैं कंट्रोलेबल हूं, तो मैं चीजों को कंट्रोल कर पाऊंगा, यानी मैं चीजों को खुद अपने अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी से डायनामिकली चेंज कर पाऊंगा। जब बच्चा ऐसा सोचेगा तभी वो मोटिवेट होगा, खुद पे यकीन करेगा कि मैं हाँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आगे भी वर्क करेगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 25th क्वेश्चन देखो। द टीचर कंडक्ट सम एक्टिविटीज एमिंग टू इवोक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। क्या बोला है कि एक टीचर है, वो क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज करवा रहा है वो टीचर, ताकि वो चेक कर सके बच्चों में पहले से कितनी नॉलेज प्रेजेंट है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा इन एक्टिविटीज के लिए करेक्ट नहीं है, यानी हमें एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो करेक्ट नहीं है किसी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए। जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो एक कनेक्शन बना देती है आगे वाली नॉलेज में, ये तो सही हो गया, ठीक है, ये चीज सही है। दे आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, ये गलत है, क्योंकि जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज का, तभी टीचर एक आइडिया लगा पाता है कि उसको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, तो ये गलत हो गया। दे आर नॉट हेल्पफुल इन मेकिंग इन द लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो सही होता है ना, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये तब सही होती जब ऐसा बोल रखा होता कि ये तो बहुत इफेक्टिव बनाते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से सीख पाते हैं। दे आर पॉजिटिव एंड साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। और हमसे पूछी थी कौन सी इनकरेक्ट है, तो हमारे लिए तो ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये दो हैं जो करेक्ट नहीं है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। अब ये देख लो ये कौन से ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली आप देख सकते हो कि जो डी ऑप्शन है इसके अंदर सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। इस पे क्या बोल रखा है, अ टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट कोप विद एंजाइटी। किसी बच्चे को एंजाइटी है, यानी बार बार वो खुद के ऊपर कह सकते हो डाउट कर रहा है, बहुत ही परेशान है, तो ऐसे बच्चों को टीचर किस तरीके से हेल्प कर सकता है। क्या उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए,
बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बच्चा और परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा डरने लगेगा, खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, किसी को आगे शेयर नहीं करेगा बातें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। क्या उनको रिवॉर्ड्स देने चाहिए? कोई कंपटीशन नहीं है, बच्चा परेशान है, उसको रिवॉर्ड दोगे एक टाइम के लिए शांत हो जाएगा वो, लेकिन वो चीज जो डर है वो वापिस आता रहेगा। जो एक परेशानी है, वो बेचैन सा जो रह रहा है, वो वापिस वैसा ही हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो उसको मटेरियलिस्टिक नहीं बनाना है, हमें उसको समझाना है, हमें उसकी बातें सुननी है, ना कि उसे रिवॉर्ड्स देने। ये गलत है। अब बाय टेलिंग देम टू डू रिपीटेडली प्रैक्टिस थ्रू रिकॉल। देखो बार बार बच्चे को बोलोगे याद करो याद करो, बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाएगा कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है वो तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, बस मुझे बोल रहे हैं ये बार बार करो बार बार करो। ऐसे बच्चे और परेशान हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उनसे बात करनी है कि वो कैसा महसूस करते हैं, क्यों बार बार इतना बेचैन हो रहे हैं, किसी चीज का डर है क्या उन्हें, क्या चीज उन्हें परेशान करनी है। और उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी फीलिंग समझने के बाद टीचर को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है उन्हें काउंसलिंग की जरूरत हो सकता है उन्हें कुछ गाइडेंस की जरूरत हो, तो आपको उनकी हेल्प करनी है, ना कि उनकी जो परेशानी है उसे और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है। अब 27th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन टीचर्स इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स। टीचर किस तरीके से बच्चों को और प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो खुद ही अंदर से एक मोटिवेशन फील कर सकें किसी भी चीज को करने के लिए, यानी उनके अंदर से ही मोटिवेशन आने से स्वयं वो मोटिवेट हो सकें। ठीक है। क्या सिर्फ टीचर अगर हाई अचीवर्स, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, उन्हें अगर बहुत ज्यादा प्रेज करें, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बच्चे अंदर से मोटिवेट हो सकेंगे? या फिर बच्चे को पनिश कर रहे हैं, जिन बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है। उनकी हेल्प करो, उन्हें चीजें समझाओ, ना कि उन्हें पनिशमेंट दो। या फिर बोल रहे हैं कि कॉपी करो भाई टीचर को, जैसा हमने लिख दिया ना, अगर हमने ए को ऐसा बनाया ना, तुम्हें भी ए को ऐसा बनाया, तुम ऐसा भी नहीं बना सकते। तो ये क्या तरीका है? ये कोई भी चीज नहीं है। इससे तो मतलब एक डर ही है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टीचर या तो पनिशमेंट दे देगा, या घर वालों को बुला लेगा, या कोई हमारी कंप्लेन कर देगा। तो ये चीज गलत है। हमें क्या करना है, जब हम बच्चों के अंदर एक ऐसी सेंस लेके आएंगे, एक ऐसी सेंस इनकलकेट करेंगे ऑफ जॉय इन लर्निंग, जिसमें बच्चा सीखते समय एक खुशी महसूस करे, उसको अच्छा लगे, तभी कह सकते हैं वो मोटिवेट हो पाएगा और खुद ही अंदर से उसमें मोटिवेशन आएगा। जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है करने के लिए, हमें बाहर से किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज को करने के लिए, बल्कि हम खुद ही अंदर से चाहते हैं कि हम वो चीज करें। तो इसी प्रकार जब बच्चे क्या करेंगे, खुशी महसूस करेंगे किसी चीज को करने के लिए, तभी बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स बन पाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देखो अब। When Zafar asked his middle school students, यहाँ पे स्पेसिफाई बोला है मिडिल स्कूल स्टूडेंट जो है जफर के, जफर टीचर है। टुडे व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हाउ यू लर्न। आज तुमने क्या सीखा है, किसके बारे में, अबाउट हाउ यू लर्न, कि किस तरीके से तुमने चीजों को सीखा है। व्हाट प्रोसेस इज ही इंक्रीजिंग टुडे व्हाट डिड यू लर्न, तुमने आज क्या सीखा है और कैसे सीखा है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस चीज को प्रोत्साहित कर रहा है, कंडीशनिंग को, इमिटेशन को, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल को, या मेटाकोग्निशन को। देखो जब आपसे कोई पूछेगा कि आज तुमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, हम अपने अनुसार चीजों को देखते हैं, हम अपने अंदर ही झांकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। तो हम किसी चीज की कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कंडीशनिंग प्रोसेस अगर पढ़ा हुआ तो उसमें हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं और वैसे ही करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है। हमारे पास इमिटेशन में बच्चा नकल उतारता है, तो ऐसा हम नहीं कर रहे, नकल थोड़ी उतार रहे, कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था। और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मेमोराइजेशन का मतलब होता है याद करना, और रिकॉल, मेमोराइजेशन का मतलब होता है याद करना, और रिकॉल का मतलब होता है जो चीज हमने पढ़ी हुई है उस चीज को वैसा का वैसा याद करके प्रस्तुत करना। तो मेमोराइजेशन हम इस चीज का कर सकते हैं, हमने याद किया कि आज हमने क्या पढ़ा था। अब कैसे पढ़ा था, तो ये चीज तो हम सामने वाले को तभी बताएंगे ना अपने अनुसार। सारे बच्चे वैसे ही थोड़ी पढ़ते हैं, कोई अपने अनुसार किसी चीज को ग्रैस्प करता है, कोई कैसे करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं कि हमने क्या चीज और कैसे की थी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अब 29 क्वेश्चन फिर से असर्शन और रीजन का है। असर्शन देखो क्या दे रखा है। A teacher shares with her student how to approach a problem by going through all the steps of problem solving. एक अध्यापक बच्चों को सिखाता है किस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए। रीजन बोला है, थिंक अलाउड डेमोन्स्ट्रेशन टू स्टूडेंट इज एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, कि पहले सोचो उसको जोर जोर से बोलो, और ये करके दिखाया है टीचर ने कि इस तरीके से तुम इजीली चीजें पढ़ सकते हो, सीख सकते हो।
तो ये जो रीजन है, क्या ये सही है और क्या ये गलत है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं तो अभी आपको बता दूंगी, आप वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सॉल्व करो, फिर रीजन देखो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप चीजों को सीख सको। तो देखो, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचर ने जब बच्चों को बताया कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, तो हो सकता है टीचर ने बताया पहले उस प्रॉब्लम के आंसर के बारे में सोचो, फिर उसे जोर जोर से बोल के लिखो, और यही चीज टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट की हो, क्योंकि यहाँ क्लियर तो नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, क्योंकि जो टीचर है एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी ये भी अप्लाई कर सकता है। बच्चे पहले सोचेंगे, फिर उसको इजीली उसको बोल बोल के लिखेंगे। तो ये स्टेप भी हो गया कि पहले सोचो, फिर उस चीज को बोलो, फिर उस चीज को लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही असर्शन रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन। आखिर हम क्वेश्चन में आई गए, जो हमारा लास्ट है सीडीपी का। इसमें भी असर्शन और रीजन है। ये क्वेश्चंस मुझे पता है कई लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे चीजें इजी होती जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और चीजों को इजी इजी करते जाओ। तो असर्शन में बोला है, चाइल्ड्स इमोशनल स्टेट इफेक्ट्स हर परफॉर्मेंस इन स्कूल। जो बच्चे की इमोशनल होती है, यानी भावनात्मक जो उसकी स्थिति होती है, वो उसका किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो स्कूल के अंदर, उसको बहुत इफेक्ट करती है। मान लो कोई बच्चा बहुत इमोशनली वीक है, बहुत परेशान है, उसके घर में कोई समस्या चल रही है और बच्चा बहुत इमोशनली वीक है, तो वो चीज उसे स्कूल में भी प्रभावित करेगी, सिर्फ घर घर तक सीमित थोड़ी रहेगी। जब हम परेशान होते हैं, वो चीज हमें हर जगह परेशान कर रही होती है, चाहे स्कूल हो चाहे हमारा घर हो। तो ये बिल्कुल सही है, यानी असर्शन तो हमारा ट्रू है भाई। और रीजन में बोला है, कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड, यानी जब यहाँ स्कूल की बात करें तो परफॉर्मेंस बोला है, यानी एकेडमिकली। जब हम बात करते हैं एकेडमिकली चीजों की, तो हम यूजुअली यही देखते हैं एकेडमिक, जब हम बात कर रहे हैं तो एकेडमिकली हम क्या देखते हैं चीजों को, यही देखते हैं ना कि जो चीजें हैं हमारे दिमाग से रिलेटेड है। जब आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं, हम कहते हैं अरे भाई वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या है, उसका जो दिमाग है, उसका कोग्निटिव लेवल है वो थोड़ा अच्छा है। यानी जो हमारा परफॉर्मेंस है वो किससे रिलेटेड है, कोग्निशन से। और इमोशन जो, यानी हमारा दिमाग किस समय कैसे चल रहा है, वो हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है, हमारे इमोशंस पे भी डिपेंड करता है ना। तो जो कोग्निशन और जो इमोशन है, क्या वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये बिल्कुल सही है, और दोनों ही यहाँ पे हमारे असर्शन रीजन सही, और जो रीजन है वो हमारे असर्शन का बिल्कुल सही, यानी ट्रू, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गई है। ये हमारे सीडीपी के थे, हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। ये आपके 2023 का ही जनवरी फरवरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि और भी जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी है, कितने नंबर आए हैं, वो जरूर बताएं। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद निकिता।